हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से रोम साम्राज्य प्रांतों में डिवाइड हो गया था और किस तरीके से व्यापार ने नए नए शहरों का विकास किया और नए नए शहरों ने कृषि उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन का केंद्र बने। पर तीसरी शताब्दी में एक नया संकट उभरकर रोमन साम्राज्य के सामने आया। पहला था ईरान में शाहपुर नामक एक शासक का उदय, और जिसने रोम साम्राज्य के अधिकांश, यानी कि आप देखेंगे कि डैन्यूब नदी तक के क्षेत्रों को, अगर इटली यहाँ पर है, इटली ये है और ईरान यहाँ, तो ईरान के शाहरुख शासक ने, और डैन्यूब नदी यहाँ हमारी जर्मनी में बहती है, तो ईरान के इस शाहपुर शासक ने, मैंने पहले भी आपको बताया कि रोम और ईरान दोनों ही शक्तियाँ उस वक्त उभर कर सामने आ रही थीं और दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थी। तो डैन्यूब नदी तक के क्षेत्र को इसने कब्जा कर लिया था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भी रोम साम्राज्य के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में नवीन जनजातीय समाज उभर कर सामने आ रहे थे और नई जनजातियों समाज जो है अपने शासकीय दृष्टिकोण से शासन कर रहे थे। एक और चीज़ सामने आई कि इस वक्त तीसरी शताब्दी ईस्वी को, क्योंकि नए रोमन साम्राज्य, नए छोटे छोटे शासकों का उदय हुआ, तो इसे संकट के रूप में माना जाता है रोम के साम्राज्य के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रोमन साम्राज्य के पतन का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जो रेशम मार्ग था और जो व्यापार होता था और व्यापारिक जो मध्यस्थता जो भारत निभाता था, वो मध्यस्थता कम हुई और उससे भारत में भी सिक्कों की कमी आई। एक जो नया आपका वो है कि रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति। उस वक्त रोम साम्राज्य में लिंग का मतलब, लिंग पर्टिकुलरली हम यहाँ पर महिलाओं के को देखकर बात करेंगे, महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के साथ हमेशा से ही एक नवीन दृष्टिकोण सामने आता है और नए नए पुराने टाइम से ही महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती रही है। पहले ये माना जाता था कि, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेसोपोटामियन समाज भी एकल समाज थे और रोमन समाज भी एकल समाज थे। एकल समाज का मतलब समझ रहे हैं? संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई और सब एक साथ मिलकर रहते हैं। पर एकल परिवार वो परिवार होते हैं जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। जैसे ही बड़ा बच्चा हो जाता है और शादी होती है, वो अपने परिवार से अलग हो जाता है। एक चीज़ जो रोमन साम्राज्य में सामने आई कि ये कहीं ना कहीं मिक्सअप था पितृसत्तात्मक समाज और रोमन मातृसत्तात्मक समाज का, क्योंकि संपत्ति का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ था और पिता की संपत्ति पर माता का अधिकार, मतलब लड़की का अधिकार होता था। और जब पिता मर जाता था तो उसके बाद संपत्ति की अधिकारी कौन हो जाती थी? महिला। और ये उसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो किस तरीके से अपनी संपत्ति को खर्च करे। यहाँ पर पुत्रों को भी संपत्ति का अधिकार है, पति के रूप में देखा जाए तो अलग संपत्ति के अधिकार है और माता का, तो दोनों के बीच में एक अलग अलग संपत्ति का विभाजन हुआ था। पर इस एक देखा जाए कि आर्थिक अधिकार तो थे, पर महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही थी। जिस तरीके से सेंट अगस्तीन, जो दक्षिण अफ्रीका के इस कॉन्टिनेंट में रहे थे, एक बिशप की भूमिका उन्होंने बनाई थी और रोमन साम्राज्य के इस क्षेत्र में वो थे। उनका ये मानना था और उन्होंने अपनी एक आत्मकथा में लिखा है कि किस तरीके से उनके पिता उनकी माता को मारते थे, पर और किस तरीके से जो अवैध संतानें थीं वो डिपेंड करता था कि पिता उन्हें किस तरीके से मारेगा और कि बचाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त, क्योंकि सभी ये सैनिक समाज माना जा सकता है अगर देखा जाए तो,
क्योंकि इस वक्त साम्राज्य विस्तार की प्रारंभिक स्थितियां चल रही थी और सेना में लूटपाट के माध्यम से तो अधिक उम्र में शादियां होती थी। तो बच्ची की अगर लड़की की उम्र 16 से 18 के बीच में है तो लड़के की उम्र 28 से 30 के उम्र के बीच होगी। तो लड़के और लड़की के बीच में काफ़ी समय का अंतराल होता था और बहुविवाह तो या अवैध संबंध तो रहे होंगे, पर बहुविवाह जैसी प्रथा इस तरफ नहीं दिखाई देती रोमन साम्राज्य में। और दूसरी बात यह है कि अगर हम संस्कृति के क्षेत्र में साक्षरता के बारे में बात करें तो एक प्रमाण मिला है मिस्र के पेपराइस क्षेत्र, जो मैंने आपको बताया था कि पेपराइस एक पत्र है जिस पे लेखन होता था और उसमें कौन से क्षेत्र के लोग कितने शिक्षित हैं ये लिखा हुआ दिखता है, लिखा हुआ मिलता है। और लेखन में पर फिर भी एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा लेखन का, सैनिक, फौजी या फिर संपदा प्रवर्तक या क्लर्क, वो लोग ही ज़्यादा शिक्षित थे। और वैसे तो क्योंकि साम्राज्य आप देखेंगे कितना विस्तृत साम्राज्य है ये पूरा रोम साम्राज्य का, कि यहाँ पर यूरोप और एशिया और ईरान, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि रोम साम्राज्य में जितना भी साम्राज्य रोम का रहा होगा वो सभी में एक ही भाषा बोली जाती होगी या एक ही खान पान रहा होगा। भौगोलिक विविधता और जनजातीय क्षेत्रों की विविधता और यहाँ के लोगों का जो निवास जो पुराने समय से चले आ रहे थे उनको एकदम रोमन साम्राज्य बदल नहीं सकता था। तो अरमियाई लिपि यहाँ की मुख्य भाषा मानी गई, पर फिर भी यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती होंगी और बहुत सारे लोग अपनी अपनी संस्कृति अपने स्तर से अपना रहे होंगे। और एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिए कि वो समाज अभी भी इतना विकसित समाज नहीं हुआ है कि उसमें जो है संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी एक ही रीति रिवाज या एक ही परंपरा या एक ही कानून लागू किया जा सके, इसलिए वहाँ पर विविधता होना लाजमी है। और दूसरी बात कि आप जितना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, कभी आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की अवसर मिलेगा तो बहुत सारे जो पुराना साहित्य है उस साहित्य में आपको भेड़ बकरियों शेफर्ड की कहानियाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलेंगी और एक लंबे समय तक, यहाँ तक कि 18वीं और 19वीं 21वीं शताब्दी के भी जो इंग्लिश राइटर हैं वो भी पुरानी टॉपिक से लेकर जो है एक कहानी या कथन का स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो भेड़ बकरियाँ और जंगल और बहुत सारे ऐसे जनजाति उनके विषय में बातें करते हैं, जो बाद में नाइट्स बन गए, फिर राजा बने और उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की। तो एक विविधता उसमें पाई गई है। और साक्षरता दर इतनी नहीं रही होगी क्योंकि आरंभिक समाज है, इससे साक्षर दर हम सभी वर्गों तक नहीं रही होगी। और दूसरी बात यह है कि जो आर्थिक जीवन है आप देखेंगे कि किस तरीके से जो रोम साम्राज्य, रोम के इस सारे क्षेत्र में, मैंने पहले भी कहा कि इनमें नए नए शहरों का विकास हुआ और उन्होंने शहरों ने ही ग्रामीण क्षेत्र से अतिरिक्त उत्पादन या कृषि से जो उत्पादन होता था वो अपने यहाँ इकट्ठा किया और इकट्ठा करने की नीति को वो भंडारण की नीति को लागू करना शुरू किया। पर एक चीज़ है, व्यापार यहाँ पर खदान में जो चीज़ें होती हैं, सोना चांदी या बहुत सारे ऐसे पत्थर और जो उस वक्त काम आते होंगे वो मुख्य व्यवसाय रहा था। ईंट जिससे मकाने बनाई जाते होंगे, जैतून का तेल और खाने की चीज़ें, गेहूँ या उनसे बनी जो चीज़ें वो खाते होंगे, उन चीज़ों का उत्पादन उस क्षेत्र में होता होगा। एक चीज़ आपके इसमें दी गई है एम्फोरा। एम्फोरा एक तरीके का ये मटका है जिसमें तरल पदार्थ भर दिया जाता था, जिसमें तेल और अंगूरी शराब मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रही होगी। और आपने कभी अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ी है या फिर अली बाबा 40 चोर का पिक्चर्स अगर आपने कभी देखी हो टीवी पर, तो आप देखना कि किस तरीके से व्यापारी वर्ग अपना सामान इधर से उधर करते थे और किस तरीके से व्यापार का
की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी उस वक्त। और उसमें आप एम्फोरा जैसे मटकों को भी देखने का आपको मौका मिलेगा और उस सिस्टम को, व्यापारिक सिस्टम को भी समझने का मौका मिलेगा, या उस जो उस वक्त है उसमें आप उस कल्चर को भी समझ पाओगे जो उस वक्त रहती थी। क्योंकि कोशिश हमेशा जब पिक्चर्स बनाई जाती हैं तो प्रयास ये किया जाता है कि वही एनवायरनमेंट, वही बैकग्राउंड तैयार किया जाए जो पहले रहा होगा। और इसमें एक चीज़ है कि स्टार्टिंग में तो इटली से और रोम की शराब बहुत महत्वपूर्ण रही थी। धीरे धीरे स्पेन ने इटली के साथ धीरे धीरे शराब बनाना सीख लिया और इसने जैतून के तेल और व्यापार को कब्जा कर लिया। और फिर धीरे धीरे ये अफ्रीका के क्षेत्र तक भी, इटली का इसका मतलब ये है कि व्यापारिक केंद्र में जैतून का तेल, अंगूरी शराब और खाने पाने की चीज़ें भी, खान पान की चीज़ें भी में भी अनेक केंद्र विकसित होने लगे। इसका मतलब है कि रोम साम्राज्य का विभाजन होना स्टार्ट हो गया था 3री शताब्दी में। और एक चीज़ है कि ये एक प्रारंभिक समाज से एक नए स्वरूप में उभर कर सामने आने लगा था और ये है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर यहाँ पर पानी है तो एक जल शक्ति या प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू होने लगा था और जल के द्वारा नई तकनीकी से खदानों के खुदाई करना और जल शक्ति से कुछ मशीनें चलाना भी आसान हो गया था। तो तकनीकी का विकास जो है इस वक्त होने लगा था नए स्वरूप में। स्टार्टिंग रोमन साम्राज्य में प्रौद्योगिकी के एक नए स्वरूप को सामने लाती है। अब एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखाई देगी रोमन साम्राज्य में, वो है श्रमिक जो काम करते हैं। और हम इन श्रमिकों को एक तरीके से, श्रमिक होते हैं जिन्हें वेतन देकर काम कराया जाता है, श्रमिक होते हैं जो घर में काम करते हैं। पर यहाँ पर रोमन साम्राज्य में दास बहुत ही भारी मात्रा में है, क्योंकि ये समाज वो समाज है कि जब ईरान और रोम के बीच में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती होगी और कभी रोम ईरान पर जाकर आक्रमण करता होगा और वहाँ से बंदी बनाकर युद्धबंदी ले आता होगा अपने और उन पर काम कराता होगा। और काम करा के ये माना जाता, काम करा के उसे उत्पादन का एक स्रोत मानता था। ये माना जाता है कि अगस्त के जो शासक थे, उस अगस्त शासक के उसमें 30 लाख दास थे। मतलब कि 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। तो अधिकतम जनसंख्या किसकी थी? दासों और श्रमिकों की। धीरे धीरे एक ये प्रक्रिया सामने आएगी, भाई इतने बहुत भारी मात्रा में दास रखना बड़ी खर्चा होता था और उस खर्चे को कम करने के लिए बहुत सारे दासों को मुक्त भी कर दिया जाता था। पर एक चीज़ और है कि उस समय दासों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। प्लिनी ने ये कहा है कि जिस तरीके से उत्पादन की प्रकृति आप देखेंगे इस पिक्चर्स में किस तरीके से काम कराया जा रहा है, और ये पुरानी पद्धति है दासों को द्वारा श्रमिकों से काम करने की। और प्लिनी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि दासों को जो जंजीर पैरों में डालकर खेती कराई जाती है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि उत्पादन पर भी इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई जंजीर डालकर जिस काम कराया जाएगा तो उसकी श्रमिक क्षमता कम हो जाएगी या काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि पैरों में जंजीरें क्यों डाली जाती थी? जिससे कि कोई दास भाग ना जाए। और उसने ये भी कहा है कि अगर किसी फ्रैंकिनसेंस एक जो फैक्ट्री होती थी आधुनिक धूप बत्ती या खुशबू के उसकी तरह, वहाँ पर जो है फैक्ट्रियों में लोगों को श्रमिकों को एक ठप्पा लगाया जाता था। और 398 ईस्वी में तो एक कानून भी आया कि उसे दाग दिया जाता था। मतलब कि जिस दास को
कि स्किन पर दाग दिया जाता था, मोहर सी लगा दी जाती थी, जैसे आज टैटू लगाए जाते हैं। टैटू लगाने का मतलब ये है कि अगर वो कभी बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा, तो इसका मतलब कि वो भागा हुआ श्रमिक या दास है, उसे कोई काम नहीं देगा और उसे कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसलिए टैटू लगाने का मतलब है कि उसे परमानेंटली घर में काम कराने के लिए रख लिया जाएगा, या फैक्ट्री में, या फिर जमींदारों के यहाँ खेती के यहाँ पर काम करने के लिए। तो दास देखा जाए तो दासों की स्थिति रोमन साम्राज्य में अच्छी नहीं थी। अगर हम पिल्ली आपको हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी मिलने लगेगा कि इस वक्त रोम के साथ व्यापार भारत का बहुत अच्छा था, और रोम पिल्ली ने ये व्यक्त किया था कि रोम अपने यहाँ से काली मिर्च, लौंग और बहुत सारी चीज़ें भारत से जाती थी इस क्षेत्र से, भारत से। पर ये भारत पर कब्जा सिर्फ व्यापारिक अधिकार के लिए था, और यहाँ से ऐसी जैसे कि मोर हैं, काली मिर्च है, लौंग है, ये यहाँ पर रोम से साथ व्यापार होता था। तो व्यापार के लिए भी दासों का प्रयोग होता था, और दास लंबी दूरी तय करके व्यापार का भी एक हिस्सा बनते थे। पर अगर हम देखा जाए कि इस वक्त रोम के तुलना में भारत में जो दास प्रथा थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ दास एक मानवतापूर्ण दृष्टिकोण रखा जाता था, और दासों को वो अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता था। और प्राचीन भारत में कहीं भी किसी भी दास होते तो बहुत प्रकार के थे, पर कहीं भी किसी भी दास के प्रति दुर्व्यवहार का कोई भी साहित्यिक या प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। पर अगर आप देखेंगे कि 12वीं और भारत में तो हमेशा ही, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, फिरोज शाह तुगलक के लाखों दास थे, पर लाखों दासों में उसने एक दास विभाग स्थापित किया था, पर वहाँ भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता था कि दासों को दागा जाए। हमारे यहाँ पर अगर दाग प्रथा की प्रणाली शुरू हुई थी तो वो घोड़ों पर दाग लगाया जाता था एकता प्रथा के और मनसबदारी व्यवस्था में, कि भाई दाग लगाने से ये पता चलता था कि ये घोड़ा इसका है, और उसे दोबारा ये कहकर इक़्तादार ना कह दे कि ये हमारे 100 घोड़े हैं, जबकि उसे 100 घोड़े रखने होते थे। या मनसबदारी प्रथा में जो प्रथा हमारे यहाँ घोड़ों पर लागू की जाती थी, वो प्रथा रोम में दासों के साथ या मानवों के साथ की जाती थी, और ये यूरोप की सबसे नकारात्मक सोच का प्रदर्शित करती है। ये सिर्फ रोम के स्टार्टिंग, आप कह लेंगे कि 3री सदी ईस्वी में रोम में इस तरीके से दास व्यापार होता था और दासों के साथ बुरा व्यवहार होता था, पर हमेशा से यूरोप दासों के लिए, अगर आप पुनर्जागरण के बाद की स्थिति देखेंगे, पुनर्जागरण के समय को देखेंगे, जिस वक्त अमेरिका के साथ अफ्रीका के संबंध थे और भारत के साथ संबंध थे, और बहुत सारे एक तरीके से दास व्यापार की चेन थी कि यूरोप से अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ से दासों को भर भर के ले जाया जाता था। तो ये दास प्रथा जो स्टार्टिंग रोम के समय में या रोम साम्राज्य में हुई थी, वो दास प्रथा लगभग 19वीं और 20वीं शताब्दी तक भी यूरोप और विश्व के बहुत सारे देश, यूरोप और अमेरिका जैसे शहरों का जो विकसित जो उस वक्त के राष्ट्र थे जिन्होंने उपनिवेश स्थापित किए थे, वो बात तक भी चलती रही, और बहुत ही भयंकर और द्रवित करने वाला व्यवहार मानव के साथ यूरोपीय लोगों ने किया। तो रोम के दास और श्रमिकों की स्थिति अगर देखा जाए तो हमारे भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही निम्न और घृणित थी।